हेलो दोस्तों, आज के दिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डेली हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट उठाया है। थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आज के दिन हम लोग 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी जेई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा जो कभी पूछा नहीं गया हो। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये आरआरबी जेई में आया है, कोई क्वेश्चन एसएससी जेई में आया है, कोई क्वेश्चन यूपी आरवीएनएल में आया है, कोई यूपी ट्रिपल में आया रहेगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डू पार्टिकल्स इन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसके कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस भी है। कई लोग को ये कन्फ्यूजन होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आइस बन जाता है और वाटर नहीं रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक मग वाटर को अपने फ्रिज में रखिए, फिर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टेम्परेचर नाप सकते हैं। कुछ देर के बाद उस वाटर को निकालिए, जब लिक्विड स्टेट में है वो, तो टेम्परेचर उसका मेजर कीजिए और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा। लेकिन फिर इस वाटर को आप कुछ घंटे तक उसको रख दीजिए, उसके बाद उसको निकालिए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप जो टेम्परेचर नापेंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर अपना फेज चेंज करता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। मतलब लिक्विड भी शो करता है और आइस भी शो करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है क्यों लिक्विड वाटर की जो एनर्जी होती है वो आइस के कंपेयर में ज़्यादा होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास एक मग में आइस भरा हुआ है, आइस से आप लोग को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आइस को हम लोग को थोड़ी सी मात्रा में हीट को देना पड़ेगा। तो हीट जैसे ही आप हल्की सी हीट ये जब एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर को चेंज नहीं होना है तो वैसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं और वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आइस के पास अपनी तो हीट है, वाटर के पास भी अपनी हीट रहेगी, प्लस वाटर के पास और क्या ऐड हो गया, लेटेंट हीट। तो वाटर के पास 2 टाइप की हीट है, एक तो लेटेंट हीट रहेगी, एक तो अपनी हीट रहेगी ही, अपनी एनर्जी उसके पास तो रहेगी ही। तो इसीलिए वाटर की एनर्जी आइस से एनर्जी से ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास, आई एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई एन मतलब इंडिपेंडेंट, आई एन से आप याद कर सकते हैं कि आई एन से इंटेंसिव भी होता है और आई एन से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट किससे, मास से। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास से डिपेंड ही ना करे, इंडिपेंडेंट हो, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एट्सेट्रा। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि मास खुद हो गया, एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्यूम। ऑप्शन बी, वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्रॉपर्टी इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी इंथैल्पी इज डिफाइंड एज, आप लोग जानते हैं इंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं एच से। कैपिटल एच इंथैल्पी हो गया, स्मॉल एच स्पेसिफिक इंथैल्पी हो गया। तो एच बराबर होता है यू प्लस पी वी। तो यानी ये समेशन किसका हो गया, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम ऑफ
द प्रेशर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, U प्लस PV होता है, यानी सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी U हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी P इंटू V। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन, ये कह रहा है कि एक सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। कब? जब वो सिस्टम फॉलो करें, कितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक और फेज इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे फेज नहीं दिया है, अगर फेज देगा तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल वॉल्यूम इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू, कंट्रोल थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, एक फिक्स रीजन होता है स्पेस में जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फिक्स्ड रीजन इन स्पेस फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का जैसे ही नाम आएगा आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इंटरनल, जूल ने कहा था इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी U इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या होगा, केवल और केवल टेम्परेचर पे बेस्ड होता है इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर ओनली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर की ओर चलते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है। 3 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी एनर्जी जो है और मास जो है दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि आपके पास थर्मोफ्लास्क, जैसे कि आप पानी गर्म करने वाला एक थर्मस रखते होंगे, इसमें 24 घंटे तक का जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा, जितना गर्म रखेंगे उतना ही गर्म रहेगा, जितना ठंडा रखेंगे उतना ही ठंडा रहेगा। तो थर्मोफ्लास्क वो भी परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होता है। ठीक है, और परफेक्टली इंसुलेटेड ही हमारा वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता। तो यहाँ पर थर्मोफ्लास्क करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्मोफ्लास्क। तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोथर्मिक प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस? एक होता है एक्जोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, तो बोथ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं, और एक्जोथर्मिक क्या होता है जिसमें ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है। तो यहाँ पर जो आंसर है बोथ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुल्फ़ी वगैरह जब आपके घर पास ले आते होंगे, तो जब वो खोलते हैं तो अचानक से उसमें से गैस निकलती है,
वो उसमें सॉलिड CO2 होता है उसको ठंडा करने के लिए, तो डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो वहाँ पे बहुत सारी उष्मा जो है उसमें अवशोषित होती है। एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो इवेपोरेशन होता है ये भी हमारा कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ n = 1 द प्रोसेस विल बी, अगर n = 1 है, PV⁴ n = कांस्टेंट ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर n 1 है यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा n आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यानी n = 1 यानी PV⁴n = कांस्टेंट होता है, यानी PV = कांस्टेंट हो गया। और हम जानते हैं PV = mRT होता है, यहाँ पे PV = कांस्टेंट है यानी तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यानी ये प्रोसेस वो करेगा एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ दे सकते हैं अगर n = 1 है तो, अगर n = 1 है तो PV = कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। अगर n = 0 है तो आइसोबेरिक प्रोसेस कहलाएगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर n = इनफाइनाइट है तो V = कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। अगर n = गामा है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए गैस, किसमें जो होता है यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/P, यानी ये हो जाएगा PV = कांस्टेंट। और ये किस में बोलते हैं, बॉयल्स लॉ में बोलता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। आज के दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इसके आगे 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।